नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के महाकाव्य गोदान के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो नोट्स है हमारे पास, उसी का थोड़ी सी समरी पढ़ेंगे। इसकी ज़्यादा पीडीएफ नहीं बनाई हमने, लेकिन आपके सुनने के लिए बहुत कुछ है इसमें। सुन सकते हैं आप, उसे फास्ट भी कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट करके सुनिएगा। चलो देखते हैं। गोदान का दोहरा कथानक या समांतर शिल्प। कई आलोचकों ने गोदान के कथानक में बिखराव की समस्या का जिक्र किया है। उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं दो स्वायत्त कथाएं हैं, एक ग्रामीण जीवन की, दूसरी शहरी जीवन की। उनके अनुसार प्रेमचंद्र इन कथाओं को जोड़ नहीं सके हैं, इसलिए गोदान का कथानक बिखर गया है। वस्तुतः जहाँ तक दो कथाओं की बात है, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद्र ने गोदान में पहली बार ऐसा प्रयोग किया है। उनके प्रारंभिक उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा व गबन में एक ही कथा दिखती है, किंतु बाद में लगभग सभी उपन्यासों में, जैसे प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि तथा गोदान में एक से अधिक कथाएं मिलती हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कथानक में बिखराव का प्रश्न सिर्फ गोदान के संबंध में उठाया गया है। रचना में बिखराव है या नहीं, इसका फैसला इस बात पर होगा कि गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद्र ने किस प्रकार से संपूर्ण सूत्र को नियोजित किया है। पहले यह देखना होगा कि संपूर्ण सूत्र कितने हैं, फिर यह कि संपर्क सूत्रों की आवृत्ति कितनी है, और यह भी कि संपर्क सूत्रों का गुणात्मक प्रभाव कैसा है। गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने वाले 3 ही संपर्क सूत्र हैं, राय साहब, गोवर और मेहता मालती। कुल 86 पात्रों में से केवल 3 ही पात्रों का संपर्क सूत्र बन पाया है। निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है। इसके बाद भी यदि संपर्क की आवृत्ति व गुणात्मक प्रभाव बेहतर होता तो कथात्मक बंधा जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक आवृत्ति का प्रश्न है। राय साहब फिर एक बार गांव में दिखे। धनुष यज्ञ के प्रसंग में मेहता व मालती 2 बार गांव आए, पहली बार धनुष यज्ञ प्रसंग में और दूसरी बार घूमते हुए। गोबर 2 बार गांव से शहर गया और लौटा भी, लेकिन इसका भी आना जाना इतना ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ उनके सहारे दोनों कथाएं जुड़ जाएं। यहाँ तक संपर्कों की गुणवत्ता का प्रश्न है, वह भी कमज़ोर ही है। मेहता व मालती का गांव में दोनों बार आना इस प्रकार हुआ है कि दोनों ही प्रसंग कथानक की जरूरत से नहीं उपजे, बल्कि थोपे हुए प्रतीत होते हैं। राय साहब सिर्फ धनुष यज्ञ के मौके पर गांव में दिखे हैं, पर वहाँ भी उनका ध्यान गांव पर कम, अपनी शहरी मेहमानों पर ज़्यादा है। गोबर के माध्यम से जरूर कथाएं कुछ हद तक जुड़ पाई हैं, पर उनका प्रभाव भी कथानक को बहुत अधिक संभाल नहीं पाया है। कथानक के इस बिखराव को देखते हुए विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने नज़रिए से गोदान की समीक्षा की है। कुछ आलोचकों के नज़रिए से दोहरा कथानक एक दोष है। शांतिप्रिय द्विवेदी को शहरी कथा के प्रसंग छेपक जैसे नज़र आते हैं, तो बाबू गुलाब राय का मानना है कि गोदान में ग्रामीण कथा ही आधिकारिक कथा है, जबकि शहरी कथा प्रासंगिक होकर रह गई है। बाद में आलोचकों ने इस दोहरे कथानक व समानांतर कथानकों को शिल्पगत दोष नहीं माना और दूसरे नज़रिए से मूल्यांकन किया है। ललित बिलोचन शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार नदी के 2 तट परस्पर असंबद्ध दिखते हैं पर होते नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में जलधारा बहती है, उसी प्रकार ग्रामीण व शहरी
शहरी कथाएं असंबद्ध दिखती हैं पर होती नहीं हैं। बीच में भारतीय जीवन की विशाल धारा बहती है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इस प्रयोग से प्रशंसा की निगाह से देखा है, न कि निंदा की निगाह से। उनके अनुसार गोदान व के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। वे कभी कभी मिल पाते हैं, कभी कभी झगड़ भी लेते हैं, किंतु दोनों ही स्थितियों में उनके स्थायी संबंध नहीं बनता। परमानंद श्रीवास्तव ने कथानक के इस बिखराव पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि गोदान की संरचना या बनावट में जो फाँक दिखाई देती है वह शहर और गांव की कहानी के साहचर्य या समीकक्ष के कारण। यही उन उपन्यासों की चारित्रिक विशिष्टता भी है तथा उनका ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक आधार भी। प्रश्न यह उठता है कि प्रेमचंद ने दो कथाएं क्यों रखी। यह मानना कठिन प्रतीत होता है कि प्रेमचंद जैसा लेखक, जो गोदान में अपनी रचनाशीलता के चरम स्तर पर था, यह नहीं समझ सका कि कथानक में बिखराव है। प्रतीत होता है कि प्रेमचंद ने रणनीतिक रूप से दो कथाओं को रखा है और उनके संपर्क भी जानते बूझते ही कम बनाया है। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो गोदान में गांव और शहर में उतना ही संपर्क है जितना कि 1936 में है कि भारत के समुचित गांव व शहर में था। इस समय नया नया शहरीकरण होने लगा था। गांव के कुछ मजदूर व कुछ जमींदार वर्ग के लोग शहर में रहने लगे थे, किंतु शहर व गांव के आम आदमी ने प्रत्यक्ष संबंध का अभाव भी था। इस अभाव का प्रस्तुतिकरण कथानक की असंबद्धता में ही हो सकता था। इस नज़रिए से देखें तो दोहरा कथानक या समानांतर कथा शिल्प गोदान की समस्या नहीं, रणनीतिक उपलब्धि है। आगे लेखक कहते हैं कि फिर शहरी कथा की आवश्यकता ही क्यों। इसमें बोला है, एक प्रश्न और उठ सकता है कि यदि प्रेमचंद्र होरी के माध्यम से एक साधारण भारतीय किसान की त्रासदी दिखाना चाहते थे तो शहर की कथा को लाने की जरूरत ही क्या थी। केवल ग्रामीण कथा दिखाकर कथानक को सघन बनाकर रखते हुए वे पाठक पर ज़्यादा प्रभाव पैदा कर सकते थे। वस्तुतः प्रेमचंद्र जानते थे कि शहरी कथा की उपस्थिति कथानक को ढीला ढाला बना सकती है। तब भी कुछ प्रमुख कारणों से उन्होंने शहरी कथा को बताया। वे हैं, प्रेमचंद्र शोषण की प्रक्रिया को समग्र रूप से दिखाना चाहते थे। किसान का शोषण केवल ग्रामीण संघर्ष में संदर्भ में होता था, ऐसा नहीं है। जमींदार के कारिंदे व साहूकार तो गांव में नजर आते हैं, किंतु जमींदार शहर में रहता है और जमींदार खुद किस शोषण तंत्र का हिस्सा है, इसका खुलासा शहर में ही हो सकता था। गोदान में लोकतंत्र और प्रशासन पर जो व्यंग किए गए हैं वह इसी योजना का अंग है। प्रेमचंद्र अपने समय के संक्रमण की पीड़ा को व्यक्त करना चाहते थे। वे ऐसे समाज में थे जहां सामंतवाद की कोख में पूंजीवाद जन्म ले रहा था। इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण दिखाने के लिए जरूरी था कि वे गांव की कथा के समक्ष शहरी कथा को रखें, जिससे महाजनी सभ्यता के तत्व दिखाई जा सके। तीसरा, प्रेमचंद्र यह भी दिखाना चाहते थे कि गांव न शहर दोनों ही स्थितियों में निम्न वर्ग के किस प्रकार शोषण का शिकार होता है। जब गांव का कोई युवक धन कमाने के लिए शहर जाता है तो वहां की घुटन भरी स्थितियां कैसे उसे अपने आप से अजनबी बना देती हैं। वे स्पष्ट दिखाते हैं कि होरी व गोवर दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं में शोषण है। होरी सामंतवाद का तो गोवर पूंजीवाद का। डॉक्टर रामविलास शर्मा की भाषा में कहे तो प्रेमचंद्र मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया में अंतर्विरोध भी दिखाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब एक ओर होरी जीवन भर अपनी बुनियादी जरूरतों व छोटे से सपने के लिए संघर्ष करता है, किंतु अंततः शोषण तंत्र में पराजित होकर दम तोड़ देता है। इसके विपरीत खन्ना जैसे आदमी, जो सिर्फ 10 साल पहले बैंक में क्लर्क था, सिर्फ स्पेकुलम के बल पर लखपति बन गया। पांचवा, प्रेमचंद्र अपने आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके थे।
उसमें कहीं ना कहीं आदर्श व्यक्त करने की इच्छा बची हुई है। वह उन्हीं चरित्रों के माध्यम से हो सकता था जो प्रबुद्ध वर्ग के हों। मेहता व मालती जैसे चरित्र इसी कारण आए हैं। मिसेज खन्ना का भी विशेष नारी आदर्श के प्रतिपाद के लिए ही इतना महत्व दिया गया है। छठवां, प्रेमचंद्र गोदान को भारतीय जीवन के महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में रचना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि ग्रामीण भारत के साथ साथ शहरी भारत की भी रचना उपस्थित हो। शहरी कला की कमजोरी के क्या कारण? गोदान के कथानक में बिखराव के अतिरिक्त आलोचकों ने जो चर्चा की है वह यह है कि अभिजात वर्ग व नागरिक जीवन का चित्रण प्रेमचंद्र ने बहुत कम किया है, और जहाँ ऐसे स्थल आए हैं वहाँ नहीं रमा है। यह आलोचना गोदाम को पढ़कर ठीक प्रतीत होती है। शहरी तथा ग्रामीण कथा से कम पृष्ठ तो घेरती ही है। साथ ही यह भी सही है कि शहरी कथा के वर्णों में प्रेमचंद्र गुणात्मक रूप से कम सफल रहे हैं। इसके प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि प्रेमचंद्र को शहरी जीवन का उतना गहरा और आंतरिक परिचय नहीं था जितना ग्रामीण जीवन का था। वे शहर में रहे जरूर थे, किंतु सिर्फ मध्यवर्गीय एवं निम्न वर्गीय इलाकों में। इसलिए जहाँ भी वे शहर के निम्न वर्ग में लिखते हैं, जैसे गोवर व उनके मोहल्ले के मजदूर, इक्के वालों आदि के बारे में, वहाँ उनके वर्णन बेहद विश्वसनीय है। समस्या वहाँ आती है जहाँ वे खन्ना जैसे पूंजीपतियों, तनखा जैसे दलालों एवं मालती जैसे अभिजात पात्रों का वर्णन करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव की कमी इन चरित्रों के वर्णन में स्पष्ट झलकती है। दूसरा, शहरी कथा के कमजोर होने का दूसरा कारण यह है कि प्रेमचंद्र का उसका उपयोगी काफ़ी हद तक अपने आदर्शों के प्रतिपाद के लिए किया गया। उदाहरण के लिए, मेहता विचारों के आदर्श बताते हैं, मिस मालती समाज सेवा का आदर्श, मिसेज खन्ना नारी चरित्र का आदर्श बताती हैं। आदर्शों के हावी होने के कारण यह चरित्र लेखक के कठपुतली बन गए हैं। इन प्रसंगों में कथा स्वाभाविक रूप से न बढ़कर आदर्शों के प्रतिपादन में उलझ गई है। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गोदान कोई नगर कथा उपदेश कथा बन गई है। तीसरा, शहरी पात्रों की कथा में जो घटनाएं रखी गई हैं उनका औचित्य कमजोर है। उदाहरण के लिए, धनुष यज्ञ के प्रसंग में मिस्टर मेहता का पठान बनकर नाटक खड़ा कर देना कथानक के विकास के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर भी मिस मालती द्वारा ओंकारनाथ को शराब पिलाने का प्रसंग चाहे जितना ही रोचक हो, कथानक संगति की दृष्टि से छेपक ही लगता है। ऐसा ही प्रसंग शहर में कबड्डी का है। आलोचक समझ नहीं पाते हैं कि कबड्डी के प्रसंग की क्या उपयोगिता है। ऐसे ही मेहता व मालती नदी के तट पर बजरा बनाकर रोमांस करते हैं, किंतु यहाँ पूरा प्रसंग कथानक पर थोपा हुआ लगता है। चौथा, प्रेमचंद्र ने ग्रामीण जीवन की संस्कृति का संपूर्ण वर्णन किया है, जबकि शहरी जीवन का नहीं। गांव की हर घटना पर गांव के सभी चरित्रों की प्रतिक्रिया नजर आती है, चाहे वह धनिया का प्रसंग हो या थानेदार का। इसके विपरीत शहर का चरित्र पाठक के आंखों के सामने नहीं उभर पाता है, क्योंकि शहर की घटनाएं बेहद बिखरे हुए रूप में प्रस्तुत की गई हैं। संपूर्णता का यह अभाव ही शहरी कथा को कमजोर बनाता है। पांचवा, प्रेमचंद्र का मन शहरी कथा में नहीं रमा है। वह कुछ आलोचकों के अनुसार वह कुछ ऐसी गलतियों से भी सिद्ध होता है कि शहरी कला में वह दिखती है। उदाहरण के लिए, मिर्जा मुर्शेद शुरू में लखनऊ की सबसे अधिक चलती हुई जूतों की दुकान के मालिक बताए गए हैं, लेकिन आगे चलकर वे गोवर से 2-2 रुपये उधार मांगते हुए दिखते हैं। इन दोनों स्थितियों के कारण कार्य संबंध का निर्वाह नहीं हुआ है। खन्ना की पत्नी आरंभ में कामिनी बताई गई है, बाद में अचानक गोविंदी हो गई है। कथा की यह असंगतियाँ भी शहरी कथा को कमजोर बना देती हैं। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है गोदान महाकाव्य का, जिसमें दोहरा कथानक व समांतर शिल्प
और शहर की जो शहरी कथा की कमजोरियाँ क्या क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में इसके आगे की समरी और चाहिए तो। थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।